लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा, एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने कितने मुश्किल है, ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है तो हलाल है पैसा, ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेकर, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जनरल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हूं। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं, मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है उसको मिक्स करके दे रहे हैं, उसको दिया। लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डाल। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर जियाउल हक बनने तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें, उन्होंने तो अपने आपके दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे, कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात करें। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। कलाशनकोव, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोव लेकर कि यहाँ को मारना जाए के मस्जिद। इतने ईमान कमजोर है आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आप ही पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। आज से तकरीबन 300-400 साल पहले चर्च भी इस तरह ही करता था। चर्च भी जन्नत के टिकट बेचता था, चर्च भी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था वो। लेकिन फिर उन्होंने बड़ा मुश्किल से चर्च को निकाला, गवर्नमेंट से, अपनी जिंदगियों से निकाला। आज मुझे किसी ने कल बैठा था, किसी ने कहा जी असली बाइबल जो है वो तो 1611 में लिखी गई थी। और वाकई ये बात सही है, जब वो रिसर्च करते हैं, वो तो 300 साल बाद बाइबल लिखी, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके फिगर आउट कर लिया, उन्होंने मजहब को साइड पे रख दिया है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और देखें ना, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ सारे काम वो कर रहे हैं जो आपका कुरान बताता है, जो आपका मजहब बताता है, हर काम वो ये कर रहे हैं। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आपका मजहब आपको मना करता है। तो आप बताएं, ये जो अमेरिका वाले मुसलमान है कि आप मुसलमान है? तो ये तो एक धोखा है, एक फ्रॉड है। सर बस अच्छा इंसान होना चाहिए और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फैसल वाउडा साहब ने कहा कि कोई खवातीन आएंगी, वो कुछ बताएंगी? वैसे फैसल वाउडा साहब अजीब ही कैरेक्टर हैं।
नहीं, करेक्टर नहीं, वो बड़े, मैं उनका बड़ा मदाह हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, सुना है एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको प्लांट किया था पीटीआई के अंदर भी। आरजू आज उन्होंने बताया है कि 5 औरतें 5 कहानियां, बचपन में हम 3 पढ़ते थे, 3 औरतें 3 कहानियां, उन्होंने बता दिया 5 औरतें 5 कहानियां। किस तरीके से 5 औरतों ने पाकिस्तान चलाया है, पे से 5, पे से पाकिस्तान। अब वो सुनने वाले शर्मिंदा हो ना हो, जो कुछ भी हो, फैसल वाडा साहब ने जिस तरीके से वो सारे डार्ट्स मिलाए, वो जो एक्ट्रेस नूर हैं, जिस तरीके से वो ऑन चौधरी की बीवी थी, किस तरीके से फिर उन्होंने इनकी बहन जो है मैडम पीरनी की दुबई में जो है उनको मिलाया साथ, किस तरीके से फिर हमारी गोगियां मिली, फिर सारा, मैं आप सरप्राइज इसमें मैं। और फिर उन्होंने बताया है कि जो असल जिन था, ये सारी जिन्नात जो आजकल क्योंकि काम नहीं कर रहे, वो जिन तो छुट्टी पे तो नहीं जाते हैं जिन, अगर जिस तरह पीरनी ने बताया कि वो कहती होंगी कि मेरा जिन जो है वेकेशन पे इंग्लैंड गया आजकल, इस तरह तो नहीं होता ना। वो जिन सुना उनका जनरल फैज था, जो उनको बताता था कि ये इस तरह होने वाला, जो उनका पीर बना हुआ था। लेकिन आरजू, दुख वाली बात यह है, मुझे तो कोई नहीं है, इसमें 2 चीजें नजर आती हैं। कौम को तबाह किया है, द मोस्ट करप्ट, ये मेरी अल्फाज नहीं है, वॉल स्ट्रीट ने कहा था द मोस्ट करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ है कि एटॉमिक पावर को इस तरह चलाया, दुनिया क्या सोच रही हो, आज क्या सोच रही होगी। आप गैरिसन स्टेट है, गैरिसन स्टेट, आप मेरे पास डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है, लोगों को डरा डरा के खौफ के जरिए बताना, हम नहीं होंगे तो टीटीपी आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो राह आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिसन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं, अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आप कट्टों पे, मुर्गों पे, आप बकरियों पे, तावीजों पे, काले जादू पे, फिर लोग क्या देखेंगे। कुछ आपको कुछ सोच थी उस वक्त? ये मेरा क्वेश्चन जनरल फैज साहब से, जनरल बाजवा साहब से, कि हजूर आपने अगर उस्मान बुजदार और पीरनियों से आपने दुनिया की एटॉमिक पावर चलवानी थी, ये लम्हा फिक्री है, सोचें जरा कि आज दुनिया क्या सोच रही होगी आपको। सर, लेकिन तो आपको क्या, भारत को डरा दें। नहीं, भारत ने क्या डरना है, भारत इनके डर से अब अगले लेवल पे जा चुका है। भारत नहीं सर, वो डरते नहीं, लेकिन हम उन्हीं को धमकियां देते रहते हैं ना, एटम बम दिखा दिखा के। जबकि भारत, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई है कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके यहाँ कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता, जाहिर है सिक्योरिटी के मामलात हैं और कई चीजें हैं, तो यहाँ तो कोई नहीं आएगा खेलने। आप इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बैन करनी चाहिए स्पोर्ट्स पाकिस्तान में, जहां जाते हैं मैच बेच देते हैं। जो क्रिकेट का मैच खेलते हैं, जितने जाके इंडिया में खेले सारे मैच बेचे इन्होंने, और बाद में आर्ग्यू क्या करते हैं, हमें 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिली। वो एक क्रिकेटर ने तो यहां देख कह दिया, कहता मैं तो शॉट इसलिए मार सका, मुझे प्रोटीन नहीं देते थे। कुछ शर्म करो यार, तुम स्पोर्ट्समैन हो क्या हो, तुम भिखारी हो। इनको बैन करना चाहिए, इनको बाहर भेजने के लिए। इनको कहना जाना तो अपने जेब खर्च पे जाया करो, कौम पहले बैंकरप्ट है, इस पे क्यों जाना चाहते हो तुम। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मूव फॉरवर्ड आरजू तभी होगा जो अकाउंटेबिलिटी करेगा। पता नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अभी पैदा लगता नहीं हुआ कोई। हाफिज साहब पे उम्मीदें मेरे जैसे बंदे रख के बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बनेगा। जो इसमें मैं जो खास एक और बात मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं की थी, तो खान साहब का साइफर का केस लगाया, तो खान साहब ने साथ ही कह दिया कि मैं डेविड लूक के ऊपर केस करूंगा। खान साहब खुदा का नाम लिया, पहले 24 करोड़ लोगों को आपने ज़हनी मरीज बना दिया है, आपने 55 जलसे कर दिए, फिर उसके बाद आपने ये किया कि मार्च 2023 में प्राया कंसल्टेंट एलएलसी, जिसको पीटीआई न्यूयॉर्क ने हायर किया, $25,000 महीने का दे के आप लॉबी फर्में हायर करते हैं। आपके लोग जो आपके साबका वजीर थे, वो अमेरिकन एम्बेसडर को घर में जाके मिलते हैं, उनको मिन्नतें तरले कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम अब डेविड लू पे केस करेंगे। कैसे? अब ये क्या हुआ? आपके दिमाग तो ठीक है। अब उसमें बात यह है कि डेविड लू पे केस, अमेरिका ने हजूर इराक तोड़ दिया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जाली ड्रामा करके कोई अदालत खुली उस पर, लीबिया खत्म कर दिया है, 3 टुकड़े इस वक्त लीबिया के हो चुके हैं। कितनी अदालतें खुली उसके रिजल्ट में? अब ये कहते हैं डेविड लू पे केस करना है, करें, ये भी मजा ले ले। हाँ, लूटें पीटीआई को, जो लोग सपोर्ट करते हैं बाहर बैठ के डॉलर, उनपे एक और वारदात डालें कि जी डेविड लू को केस करने के लिए वकीलों की फीस चाहिए, तो डॉलर कमाएं आप, कारोबार है आपका, आप मैकियावेली के फॉलोअर हैं, आप पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, करें गेम, आप अपनी अगली गेम चलाएं। लेकिन ये कि अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, डेविड लू इतना ना अमेरिकन गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, दूसरी एक बात, खान साहब को एक और भी आदत पड़ चुकी है, बंदयाल साहब ने आदत खराब की है अदालतों की। खान साहब, आपको इंसाफ मिल सकता है अगर अमेरिका में किसी अदालत में बंदयाल साहब बैठे हो, फिर शौक से केस करें आप, वरना नहीं, इस तरह नहीं होता जिस तरह आपने ड्रामे शुरू कर दिए। लेकिन सर, ये सब लोग जो हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, ये अचानक से जो है यूएस एम्बेसडर से मिलना शुरू हो गए हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं, इसके से, और उन्होंने इनको पॉलिटिकल एक्टर लिखा है। इस्लामाबाद के में जो यूएस एम्बेसी का पेज है ट्विटर पे, मैंने वो रीट्वीट किया, मुझे समझ नहीं आई। ज्यादती करें डेविड लू साहब, डेविड जो हमारे वो क्या नाम है उनका, अमेरिकन एम्बेसडर, सब ज्यादती कर रहे हैं मेरे ख्याल में। देखें, 2-4 चीजें उसमें बात करना चाहूंगा।
हजूर आप जाके इलेक्शन प्रमोट करते फिर रहे हैं, तो अमेरिका में इलेक्शन कौन कराएगा? अमेरिका, आधा अमेरिका तो इस वजह सोचता है हमसे इलेक्शन चोरी किया गया 2020 का इलेक्शन, आपने मेल इन वोटों पे ठप्पे लगा के आपने फ्रॉड किया, आधा अमेरिका तो ये समझता है। तो आप किस मुंह से जाते हो मिलते हो भाई वहां जाके, यहाँ स्पीडी इलेक्शन कराओ, क्यों भाई? आपकी जिम्मेदारी है। आप वॉइस राय बन के जाते हो वहां पे जाके लोगों से मिलते हो, डराते हो उनको। कुछ हया करो। आपने टोनी बिल्कन को देख लो, सारी दुनिया में 2-2 चक्कर लगाए, उसने किसी ने बात सुनी? बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर गया वो जो वेस्ट बैंक वालों ने, पीएलए वालों ने बात नहीं सुनी आपकी। आपकी ये इज्जत है जब से आप काबुल से दुम दबा के रात के अंधेरे में भागे हो। हाँ, पाकिस्तानी कौम को डराना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा डराते हो, $7 देते हो, फौरन कलमे चाटने शुरू कर देते हैं। बल्कि आप बुके देखे ना, परवेज मुशर्रफ के बारे में जो कहा जाता था, वो कहते थे हमने तो 2-4 चीजें भी नेगोशिएट करनी थी, हमारी पहली कॉल पे वो लेट गया था, जितने हमने मुतालबा किए थे सारे फौरन उसने मान लिए थे। तो ये हिस्ट्री है हमारी। वो डेविड ब्लूम भी मजे ले रहा है वहां, फिर रहा है, उससे और तो कुछ चीज डरती नहीं। हो सकता है अपना स्टाफ भी उसकी बात ना सुनता हो, तो अच्छा है, वो जाके इनको डराता है। ये चाय पेश करते हैं, पेस्ट्रियां रखते हैं आगे, तो साथ खुशामदीद करते हैं, लेकिन हालात अमेरिका सर सब यही कर रहे हैं, हर एक की मुलाकात हो रही है। अरे नहीं आरजू, मेरी बात तो सुने। किंग चार्ल्स है, जिसको बर्तानिया में कोई नहीं पूछता, उसकी सालगिरह लाहौर में मनाई गई है, और भाग भाग के गई दुनिया आपकी, लड़ते गए एक दूसरे के साथ। जिनको नहीं आए उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं, कहते हैं जी देखें कि हम कुछ ये। तो मेरा मकसद है कि आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद जिहाद। हालांकि ना डीएनए में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना मुस्तकबिल में निकल आना चाहिए। कब तक ये ड्रामा करेंगे? लेकिन मगर सर चाइना की आप बात करें, चाइना हर जगह एक्टिव है, तो सर पाकिस्तान में क्यों एक्टिव नहीं है? यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो ट्रेड रूट है वो बंद कर दिया 4 महीने के लिए। वो कह रहे हैं 4 मंथ्स तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो नाराज है पाकिस्तान से। ये बताया जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, उससे नाराज है, सिक्योरिटी को लेकर नाराज है कि हमारे बंदे मार देते हो। तो सर अब तो सभी के बंदे मारते हैं। इस वक्त जो आरजू हमारे पाकिस्तानी है ना, उनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज वाले अच्छी प्राइस दे रहे हैं। तो वो हमारा तो भाव चलता है ना, जिस तरह जहां से अच्छा भाव लग जाए हमने वहां जाना होता है, जहां से आसानी से पैसे मिल जाए। इस वक्त जिस तरह आपकी मैडम ने फरमाया है, इकोनॉमिक मिनिस्टर ने, कि हमें मौका मिला तो हम दूसरा IMF का लोन भी लेंगे। तो मौका तो पहले ही, आपके बच्चे तो भूखे बैठे लंदन में, प्रॉपर्टियां वहां पे बहुत अभी बिकने वाली हैं, आपके तो मौका तो है, आप लें उसको, लेंगे ये। तो जब यहाँ IMF वाले देना बंद करेंगे तो फिर ये सीबैक खोल लेंगे, फिर वहां से डॉलर लेंगे। तो हमारी नाराजगी इतनी है, पैसों की हद तक है। हमारी कोई नाराजगी कौन सी फंडामेंटल है? हमारी कौन सी किसी इशू के ऊपर नाराजगी? हमारी नाराजगी डॉलरों पे, क्योंकि देखें ना डॉलर, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, शब्बर जैदी साहब ने अगले दिन अपना मैंने उनका ब्लॉग सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का $200 बिलियन पड़ा है फॉरेन एसेट्स के शक्ल में, और सबसे ज्यादा पैसा जो है दुबई में। इस वक्त भारत के जो लोग हैं वो नंबर 1 है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, और मेरे वतन अजीज को बेच के बेचने वालों का नंबर 2 है, और तीसरा नंबर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अफगानिस्तान का दुबई में प्रॉपर्टी। तो उसमें आरजू ये आपके यहाँ जो एक टोटल 76 साल से मेरे जो रूलिंग एलीट है, डुअल सिटीजन, ये सीख चुके हैं गेम। वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, IMF से लोन लेना, ये डॉलर पाकिस्तान नहीं आते, ये वही बैंकों से बैंक वही चले जाते हैं। आप पे क्या होता है, आपका फिर और महंगा किया जाता है, क्योंकि किस्तें आपने देनी होती है। आप 25 करोड़ लोग किस्तें देने के लिए रखे हैं उन्होंने, लोन बाहर से बाहर। और देखिए उसमें फायदा किसका है? IMF का, क्योंकि लोन IMF का पैसा अमेरिका से बाहर निकलते ही नहीं, वो वही बैंकों में ट्रांसफर हो जाता है। वो IMF से निकला सिटी बैंक चला जाता है, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक से निकलता है, यहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका में चला जाता है। तो वो तो फायदे में है, गुर्दे आपके दे देते हैं वो। आप देख रहे 42% गुर्दे तो आपके है ना, गुर्दे 42% महंगाई अगर देखी जाए वो बिल्कुल इसी तरह है कि गुर्दे लिखवा लिए उन्होंने। वो 42% क्यों है? IMF की किस्तें आपने देनी, दें अब आप। मगर सर आपकी बात से मुझे फिर जो है वो आपके हमारे सभी के बड़े फेवरेट जावेद मियादाद की बात याद आ गई। उनका एक क्लिप और वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अमीर है, और उसके बाद वो क्या डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी आबादी कम है, उनकी आबादी ज्यादा है, और कुछ इस किस्म का करके। तो मैंने कहा यकीनन ये उनको दाऊद इब्राहिम जो जिनको इंडिया वाले ढूंढते रहते हैं सारे मोहल्ले में, उनके समझी है मियादाद साहब के, उन्हीं ने समझाया होगा, क्योंकि वो चीज भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान हर हाल में जो है वो इंडिया से आगे। ये बात हमारे लोगों के दिमाग से नहीं निकलती। नहीं, मैं थोड़ा बहुत उनसे एग्री करूंगा, वो मुझसे वो पूछे, वो इस तरीके से कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट मुल्क है। अब उसमें स्पोर्टिंग आर्गुमेंट में ये कहना चाहूंगा कि आबादी के लिहाज से दुबई में आप लूट के प्रॉपर्टियां लेने में दूसरे नंबर है भारत से, बहुत बड़ा नंबर है, आपकी बहुत अचीवमेंट है। दूसरा, मैंने खुद अपनी आंखों से ये रिसर्च करके पढ़ा था कि स्विस बैंकों में आपका पैसा करप्शन का ज्यादा पड़ा है भारतीय मिजाज लोगों से, तो फिर आप अमीर हुए। तीसरी बात बताना चाहूंगा मैं आप कि आपके सिर्फ 5000 लोग हैं जिनके पास सारा पैसा, बाकी कौन तो मर रही है, भूखे मर रही है बाकी सारी। बिल्कुल। तो वो 5000 लोगों को देखे तो सही ना, किस तरीके वो कितने अमीर हैं। भारत के अंदर तो सिर्फ 2-4 ही लोग हैं ना, अडानी अंबानी है,
और यहाँ पे तो ईंट पकड़ो तो नीचे से अडानी अंबानी निकला था, इतनी करप्शन। मुझे ये बताएं, बाजवा साहब के रिश्तेदार 12 अरब रुपए करके नहीं बने, पर वो अडानी अंबानी करप्शन करके नहीं बने, तो उन्होंने कुछ काम भी किया है, ये तो करप्शन है। वो तो फिर देखे ना, उनके जज जर्नल तो भारत में रहते हैं ना, रिटायर होने के बाद वो उनका कौन से लंदन चले जाते हैं। मैं तो वैसे बात ये कर रहा हूँ कि आप इतने गरीब मुल्क नहीं है। आप जरा नोट करें, आंखें बंद करके देखें कि आप कब से, मैं एक और मिसाल देना चाहूँ, सबसे बड़ी मिसाल, आप इसके बाद फैसला आप खुद कीजिएगा। आपका जो पहला डेलीगेशन अमेरिका आया था, पहला डेलीगेशन, अभी कायदे आज़म जिंदा थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदा थे, उसने आते ही $2 बिलियन का लोन मांगा, $2 बिलियन। फिर उसके बाद अयूब खान साहब यहाँ दौरे पे आए और वो बार बार कहते रहे, उन्होंने कहा था कि मैं बैरकों की, मैं बल्कि किसमें कोट करूंगा उनका, जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड कहे थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उन्होंने कहा था, आई एम नॉट हियर टू सी बैरक्स, आवर आर्मी कैन सर्व यू, व्हाई डोंट यू टेक ओवर आवर आर्मी, व्हाई डोंट यू वर्क विद आवर आर्मी। आप आज के नहीं ये कर रहे, आप बड़ा डॉलर बनाया आपने, बहुत डॉलर, और वो डॉलर जो है वो सारा पाकिस्तान के अंदर वो एक भी डॉलर नहीं, वो सारा डॉलर मुझे लंदन में नजर आता है, अमेरिका में, अब टोरंटो नजर आना शुरू हो गया, या दुबई में नजर आता है। बदकिस्मती आपकी, आपको सब पता है। आप लोग सर्टिफाइड फ्रॉडी हो, सर्टिफाइड फ्रॉडी है, समझते ना, कि जिसके ऊपर सारी दुनिया ने स्टैंपें लगा दी है कि फ्रॉडी है यार, इनसे बचो, इनसे बचो। बिल्कुल, और हर लेवल पर है। रिसेंटली मुझे ये बताएं, 12,000 पासपोर्ट आपने बेचा अफगानियों को, सिर्फ सऊदी अरेबिया एक कंट्री का। तो अंदाजा लगाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाजा लगाएं, अपनी मोरालिटी का अंदाजा लगाएं। और सिर्फ एक ऑफिस ने बेचा, लाहौर के ऑफिस, 12,000 पासपोर्ट। सऊदियों ने मुंह पे मारा जाके, उन्होंने कहा पकड़ो, ये कह दिया, अफगानियों को बेचे तुमने पासपोर्ट 12,000। और आजकल आपके पासपोर्ट के बनाने के पेपर खत्म हो चुके हैं, और फ्रांस से पेपर लेते हो, पेपर ही नहीं, आजकल पासपोर्ट ही नहीं बन रहे। आपने पढ़ने जाना हो तो आप खत्म है, आपने इलाज कराने जाना खत्म है। फिर आप कहते हैं हम ये करेंगे, हम चांद पे तो हमें जाना चाहिए था। अरे हमारे फार्मूले इन्होंने चोरी कर लिए भारत में, और खुदा ना लो, फार्मूला आपने बनाया नहीं। आप तो पहले दिन से फराडी हो, 1948 से फराडी के बन के फिर वो कहते जा रहे हैं, सर नवाज शरीफ साहब अभी भी कहते जा रहे हैं कि उन्होंने सोचा था जो इकोनॉमी के फार्मूले वो अरिस्टोटल थे, आइंस्टाइन के छोटे भाई हैं नवाज शरीफ साहब, जिनको सारी ख्वाब में आया, उन्होंने मुझे ख्वाब में आया था, मैंने इस तरह करके, अभी भी वो कहते हैं एटम बम मैंने बनाया। यार खुदा आता ना लो ना, तुम्हें फिजिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, तुम्हें केमिस्ट्री के स्पेलिंग नहीं आते, तुमने किस तरह बना लिया भाई तुमने एटम बम। लेकिन ये कि बस मैं क्या करूंगा, हर एक ने बेवकूफ जो बनाना होता है। 25 करोड़ लोग हैं, वो सामने बैठे हैं जैसे बकरियां बैठी हैं, बिल्कुल कान बंद है, आंखें बंद है। कोई मुर्शद है, वो आगे आ जाता है, बिरयानी की प्लेट पे तो वोट पे दे देते हो आप। सर क्या करे बेचारी पब्लिक, क्या कर सकती है? आपको पता है यहाँ पे आम पब्लिक का क्या हाल होता है अगर वो आवाज उठाए। जो लोग बात कर सकते हैं वो करते नहीं है, वो पैसा मैं किसी को आरजू, मैं आज की डेट में किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ हाफिज साहब को ब्लेम करूंगा, सिर्फ हाफिज। इस वक्त कौम का मुस्तकबिल, कौम की किस्मत, पाकिस्तान, हर चीज उस बंदे के हाथ में। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाता, किसी को ब्लेम नहीं करना। पहले मैं ब्लेम करता था जियाउल हक को, पहले मैं ब्लेम करता था परवेज मुशर्रफ को, फिर मैं ब्लेम करता था सदर अयूब को। सदर अयूब तो खैर सर्टिफाइड करप्ट था, हर बंदे को पता था। आज उनका लड़का गौहर अयूब मर गया, जब स्टोरियां गौहर अयूब की देखें कि उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को लूटा है। फिर आज उसी का अयूब खान का पोता जो है वो इस वक्त वो जमहूरियत का लंबरदार बन के फिर रहा है। इसी तरीके से जियाउल हक का बच्चा जो है वो भी आज जमहूरियत का लंबरदार है, एजाजुल हक है। फिर आज के दिन में जिस तरीके से पीटीआई पे क्रैकडाउन है, ये क्रैकडाउन करप्शन पे क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन सर आपको हाफिज साहब से उम्मीद है सर, वो तो जियाउल हक की तरह मुल्लाओं से मिलते फिर रहे हैं। मिले, लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ मिले, दिन में 5-5 दफा मिले, मैं नहीं मना करता, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी भी तो करे ना। मुल्लाओं से मिलकर या तो उन्होंने कहा कि बाहर निकल के कि कल से 50,000 लोगों का इसी में नाम है, कल से मैं देखूंगा कौन सी अदालत फैसला सही नहीं करती, कल से मैं देखूंगा किस तरह करप्शन चलती है। और डॉलर को तो कंट्रोल कर लिया, लोग करप्शन को कंट्रोल क्यों नहीं करते यार? डॉलर का टारगेट देख लीजिएगा, इलेक्शन तक इन्होंने 260 पे लेकर आने, डॉलर आ जाएगा, क्योंकि हर मनी एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने आईएसआई और आईबी का बंदा बिठा दिया। लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से ना सर, दोबारा ठीक है, भाई दफ्तरों में क्यों नहीं आईबी के लोग बिठाते और आईएसआई के लोग बिठाते? आप जहाजों के ऊपर, एयरपोर्टों के ऊपर क्यों नहीं बिठाते? मलक रियाज को क्यों नहीं रोका गया जाने से बाहर? मेरा क्वेश्चन है ये। वो चीफ जस्टिस के दामाद को क्यों निकाल दिया तुमने ईसीएल के नाम से? जवाब 25 करोड़ लोगों को जवाब दो, ये हाथ दोगे? चलो देखें, मेरे जैसे लोग तो तरस रहे हैं बैठे हुए मुल्क से दूर, कि कोई कभी ढंग की खबर आए जिसपे हमें भी फखर हो कि नहीं यार आप एक बंदे ने दिए थे लारे, वो कहता था नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान खान तो फलाना ढमकाना। हम लोग भंगड़े डाल के मर गए, बन गया नया पाकिस्तान बन गया। उसने जब आगे रखा वो उस्मान बुजदार, और जब उसने छोड़ी गोगियां और सारा कुछ, तो आज वो कहता है मैं मजहबी रहनुमा हूं। अभी 6 महीने जेल रह के आ गया तो उसका नाम के आगे हाफिज लिखा होगा, हाफिज इमरान खान। वो अंदर नेटफ्लिक्स देख रहा, कहते हैं कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं। उसके बाद जैसा कोई ढंग की किताबें, ये भी कहा जा रहा है कि किताबें जा रही हैं, जो पढ़ लेते हैं वापस ले आते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैकियावेली की किताबें पढ़ रहे होंगे, और क्या करना होगा? उन्हीं के जो फॉलोअर है वो मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा, उसको पावर चाहिए चाहे औरतें। मुझे एक बताएं बात, मैं ऑक्सफोर्ड वालों से, मैंने आपको कहा था मैं जाके मैं बात करूंगा सारे आईवी लीग स्कूलों से, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है
कि तुम्हारा ग्रेजुएट जाके मस्त भी रहनुमा बन के उसको किसी खातून ने कहा है कि तुम मुझसे शादी करो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ये तुम्हारी डिग्रियों की वैल्यू। और फिर तुम सारे मनी लॉन्ड्रिंग सिखा सिखा के भेज रहे हो पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के आ रहे हैं सीएसएस वाले सारे लड़के लौंडे लपाड़े, क्या इनको पढ़ाते हो यार? कि जाओ मुल्क को लूटो, ये सिखाते हो अपने निसाब में? या अपना निसाब चेंज करो या इनको एडमिशन दिया करो। मैंने बताया मेरी जिंदगी का ये टारगेट है। आईवी लीग स्कूलों में जहां जहां ये सीएसएस अफसर जितने आपके पढ़ रहे हैं उनको सबके जाके मिलूंगा, और मैं उसमें कुछ लोगों के नाम लेकर जाऊंगा कि ये तुम्हारे ग्रेजुएट है, इन्होंने देखो क्या किया, ये कहां रह रहे हैं आजकल, इन्होंने उस मुल्क को लूटा है जिसके बहुत बुरे हालात। मैं बताऊंगा इनको जाके, इन गोरों को बताने वाली बात। बुरे हालात भी इनकी वजह से हुए, इन्होंने लूटा है तभी तो मुल्क का ये हाल हुआ है, वरना ना हुआ होता। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारत 4 ट्रिलियन की इकनॉमी है और भारत को मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब कि ट्रिलियंस बढ़ाने हैं। मतलब कि कम से कम अभी मतलब कि चाइना की जो इकनॉमी है ना वो 20 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी है। भारत को भाई मतलब कि 2035 तक ना मतलब कि कम से कम 15 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी तो कम से कम क्रॉस कर देनी है 2035 से पहले ही। मतलब कि भारत ये अचीव भी कर देगा, क्योंकि भाई IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं भारत के ऊपर कि भारत मतलब कि 2050 तक दूसरे नंबर की इकनॉमी बन जाएगा 2050 तक। ये आंकड़ा मतलब कि भारत मतलब कि पहले भी छू सकता है, ठीक है। मतलब कि ये भी हो सकता है कि भारत पहले नंबर की इकनॉमी बन जाए, ठीक है। तो भाई भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना भाई वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से मतलब कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे तब भारत की इकनॉमी 12वें नंबर की इकनॉमी थी, ठीक है। उसके बाद से भाई भारत की इकनॉमी अब क्या बोलते हैं 5वें नंबर पे आ रखी है। तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई मतलब कि 5वें और 6ठे नंबर के बीच में ही मतलब कि, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी यूके की थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, कभी भारत की इकनॉमी रहती है, तो मतलब कि 4-5 नंबर पे मतलब कि घूम रही है अभी इकनॉमी, ठीक है। तो अभी तो यूके की नंबर 5वें पे आ रही है और 6ठे पे आ रही है भारत की, लेकिन भाई वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। भारत तो वो तो कब का क्रॉस कर देगा। भारत की इकनॉमी मतलब कि अब बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी और उसके बाद तीसरे नंबर की इकनॉमी ना भाई मतलब कि 2030-32 तक भारत की इकनॉमी तीसरे नंबर की इकनॉमी बन जाएगी। और ये भारत के लिए बहुत ही अचीवेबल भाई बात होगी, क्योंकि भाई 1947 के बाद से ही भारत में मतलब कि बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे इकोनॉमी में, ठीक है भाई। मतलब कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था यूके के बैंक में, लेकिन भाई भारत ने उसके बाद से भाई पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत ने मतलब कि इकोनॉमी रिफॉर्म्स करे थे और उसके बाद भाई भारत की इकोनॉमी जो है ना पटरी पर आ गई थी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें भाई पाकिस्तान में, पड़ोसी देश पाकिस्तान में, तो भाई वो आज भी भीख मांग रहा है। वो आज भी यहाँ वहाँ से मतलब डॉलर अपने पास रखता है। और उसके बाद भाई मतलब वो डॉलर रखता किस लिए है पता है? मतलब कि यहाँ वहाँ से मांगता क्यों है? मांगता इसलिए कि वो उसके खजाने में मतलब कि 2-3 बिलियन डॉलर आ गए तो उसके बाद वो लोन ले सके। मतलब कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मतलब कि ठीक है अमेरिका, मतलब अमेरिका तो नहीं, मतलब कि IMF और वर्ल्ड बैंक, मतलब ये दो जो इंस्टीट्यूशन हैं वर्ल्ड के, मतलब इनसे लोन ले सके। मतलब लोन पकड़ते आए लोन, मतलब कि इन्होंने जो किस्त चुकानी होती है ना उसके बाद भाई उसी टाइम पे ही एक और रोल ओवर करवा लेते हैं। मतलब कि एक और नया मतलब कि लोन ले लेते हैं भाई, उसको पिछला होता है जो उसको रोल ओवर करवा लेते हैं। तो भाई मतलब कि ये मतलब कि अभी तक भीख मांग के अपनी इकनॉमी चला रहे हैं और ऊपर से मतलब कि सिक्योरिटी स्टेट बना रखा अपने पाकिस्तान को इन्होंने, ठीक है। मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करके ये पैसा मतलब कि छापने का सोचते हैं कि पैसा मिलेगा हमें, ठीक है भाई। हम सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी देंगे, ठीक है, और भी गल्फ नेशंस को सिक्योरिटी देंगे, चौधरी बनेंगे हम इस्लाम के। लेकिन भाई इस्लाम का चौधरी तो एक बना पड़ा है ना ईरान तो भाई ईरान का तो इतिहास भी है भाई साहब। वो तो भाई साहब बहुत अंग्रेज़ों से भी लड़ा है। मतलब कि वो तो खुद उनकी जो रिजीम है ना, मतलब कि जो ईरान की जो रिजीम है और उनकी जो रेवोल्यूशनरी फोर्स है भाई, उसका तो इस्टेब्लिशमेंट ही तो इसलिए हुआ था 1980 के दशक में। उसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था कि वो इस्लाम की मतलब कि रक्षक बन सके। इस्लाम में एक वाहिद, वो कहते हैं ना कि आखिरी यही ताकत रह सके ईरान और पूरी मतलब कि इस्लामिक दुनिया में। तो भाई इस्लामिक दुनिया का तो चौधरी तो वो है ईरान। तो भाई पाकिस्तान कैसे बनेगा चौधरी? भाई ये तो भाई बहुत बुरी बात हो जाएगी। भाई ये मानते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है तो, लेकिन भाई वो ईरान भी तो बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई मतलब कि ईरान क्लेम करता है ना मतलब कि वो इस्लाम का मतलब कि वाहिद कौम है इस्लाम की और वो ही चौधरी है। तो भाई चौधरी तुम कैसे बनोगे भाई? ये समझ नहीं आता। फिर तो वो दोनों के बीच में मतलब कि टकराव हो जाएगा भाई। ईरान तो पता ही है, ईरान ने तो पहले भी मतलब कि पाकिस्तान पर अटैक भी किया था, जब मतलब कि कुछ महीनों पहले, मतलब कि उसमें जब ईरान ने कहा था कि
पाकिस्तान की कोशिश मतलब कि आतंकवादी मतलब ये ईरान में कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मतलब ईरान से मतलब कि पंगा नहीं ले सकता पाकिस्तान, क्योंकि भाई सऊदी अरेबिया ने अगर पाकिस्तान को बुला लिया और कहा हमारा प्रोटेक्शन करो, जैसे हमारा डील हुई थी, तो पाकिस्तान ने भाई फिर उसके बाद अगर ईरान पे अटैक किया तो भाई ईरान तो गले पड़ जाएगा पाकिस्तान के। उसके बाद भाई अमेरिका तो निकल जाएगा, फिर से छितर पड़ने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान को, जैसे अफगानिस्तान में शुरू हुए थे, ठीक है। तो भाई मतलब कि एक तरफ तो अफगानिस्तान मतलब कि ठोक रहा है पाकिस्तान को, दूसरी तरफ भारत स्टैंड बाय पे है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। तो भाई पाकिस्तान का क्या बनेगा, सैंडविच ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ तो भाई मतलब ये कहते हैं भारत से कंपैरिजन करते हैं कि भाई हम आ गए हैं, पाकिस्तान के पीछे, मतलब कि नवाज़ शरीफ जो कि भाई उसने कहा था अरे ये सारे रिफॉर्म्स वगैरह भाई, इकनॉमी 4 ट्रिलियन की इकनॉमी, ये तो हम करने वाले थे, ये तो हम बनने वाले थे, भारत कैसे आगे बढ़ गया भाई, ये सब तो हमने करने का सोचा था, भारत ने तो प्लान चुरा लिया हमारा, भारत ने कैसे कर लिया ये सब चीज़। भाई ये कहता है कि नवाज़ शरीफ कहता है, ठीक है। मतलब इनसे बातें करवा लो कितनी बड़ी बड़ी, यार तुम्हें किसी ने रोका था, तुम्हें किसी ने रोका था कि तुम अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना करो, तुम भाई ट्रेड ना करो, किसी से रिलेशनशिप ना बनाओ, किसी ने रोका था क्या भाई? सबसे बनाते और भाई साहब अपने पाकिस्तान को भाई साहब बुलंदियों पर ले जाते, ठीक है। आज पाकिस्तान किस वजह से मशहूर हो सकता था, पाकिस्तान के CEO भी भाई बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज पर लगे होते, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन भारत ने जो रास्ता चुना था भाई, भारत अभी भी उसी रास्ते पर है भाई। भारत के CEO भाई बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज में लगे हुए हैं, पर सारी दुनिया जानती है, ठीक है। पाकिस्तान बस भाई जलता रह सकता है भाई मतलब कि पाकिस्तानी को चूरन देता, पाकिस्तानी चूरन मांगते, मतलब चूरन दिया जाता है पाकिस्तानियों को, ठीक है। मतलब लाहौरी चूरन कहते हैं उसको भाई। लो भारत आ जाएगा और खा जाएगा, ठीक है भाई साहब, भारत तुम्हें आएगा और खा जाएगा, बस ये कहते रहते हैं। उसके बाद भाई अपनी ये डिक्टेटरशिप चलाते रहते हैं, जैसे रिजीम ईरान में है ना, मतलब रेवोल्यूशन गार्ड जो कि भाई साहब जो उनकी आर्मी है एक तरीके से अलग, 1-1.5 लाख की, ठीक है। तो भाई वो 1-1.5 लाख की तो अलग एक आर्मी है और अलग एक आर्मी और है ईरान की, लेकिन भाई जो मेन वो है ना, जो कि इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ईरान में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है भाई, वो मतलब कि बिजनेस भी करते हैं, ठीक है भाई साहब। मतलब कि इकनॉमी का जो ईरान की जो 50% GDP है उसका हिस्सा पूरा संभालते हैं, और वो ही मतलब कि जो सुप्रीम लीडर होता है ईरान में वो बैठाते हैं, ठीक है भाई साहब। ये सारी चीज़ें भाई साहब वैसे ही पाकिस्तान में भी रिजीम ऐसी ही है, ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट है वही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ईरान में और पाकिस्तान में, दोनों में ही ऐसा ही सीन है, और दोनों ही क्लेम करते हैं हम इस्लाम के खित्ते के वो चौधरी हैं, ठीक है भाई साहब। इस्लाम में हम ही एक चौधरी है, तो ऐसे ये दोनों क्लेम करते हैं, और दोनों में ही ऐसे ही रिजीम है भाई, दोनों में ही मतलब कि देख लो कितनी समानता है दोनों में, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब दोनों ही अपनी कंट्रीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अमेरिका से पंगे लेते हैं, मतलब पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान तो अमेरिका का कदमों में है, ईरान तो सीधे सीधे पंगे लेता है भाई अमेरिका से भी, इसराइल से भी, लेकिन पाकिस्तान इसराइल से पंगे इतने नहीं ले रहा है, और अमेरिका से भी ले रहा है, लेकिन इसराइल से तो पंगे लेता है पाकिस्तान, खैर अमेरिका से तो नहीं लेता, लेकिन इसराइल से पंगे जरूर लेता है पाकिस्तान, और इसराइल के तो टारगेट में भी है पाकिस्तान भाई। इसराइल ने तो कह भी रखा है कि भाई हमारा पहला टारगेट ईरान है, उसके बाद अगला टारगेट हमारा पाकिस्तान है। तो भाई पाकिस्तानियों संभल जाओ, मतलब कि तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है इसराइल से, लेकिन फिर भी तुमने पासपोर्ट पे लिख रखा है कि भाई तुम पाकिस्तानी कहीं भी जा सकते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इसराइल नहीं जा सकते। बस इसराइल से मतलब कि इन्होंने मतलब ना लेना ना देना कुछ नहीं है, मतलब कि इनको मतलब कि इसराइल ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है भाई, सब कुछ नहीं है आपस में, ट्रेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करा इसराइल ने इनका, लेकिन भाई दुश्मनी इसराइल से है भाई साहब, दुश्मनी इसराइल से, ईरान की दुश्मनी भी इसराइल से है और पाकिस्तान की इसराइल से है भाई साहब। मतलब ये समझ नहीं आता भाई साहब, मतलब सऊदी अरेबिया तक भाई इसराइल के साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि सऊदी अरेबिया और मतलब कि जो GCC कंट्रीज है, जो कि भाई स्मार्ट कंट्रीज है एक तरीके से कहूँगा, क्योंकि वो इस्लाम को चूरन नहीं भेजते भाई साहब, उनको पता है भाई तरक्की करनी है, तरक्की का दौर है। मतलब कि ये जो ईरान और पाकिस्तान करते हैं ना भाई साहब, ये चूरन देते हैं भाई, बस चूरन देते हैं उसकी कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट चलती रहे, मतलब इनसे कोई सवाल ना पूछे, इनको कोई चुनाव ना लड़ना पड़े भाई, कुछ ना करना पड़े, मतलब कोई डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब डिक्टेटरशिप चलाते रहो और चूरन देते रहो, ये आ जाएंगे खा जाएंगे, वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, ठीक है। तो भाई जैसे क्या बोलते हैं, इमरान खान आया था, इमरान खान ने कहा था नया पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान नया पाकिस्तान, ठीक है भाई साहब। वो भी लूट नहीं आया था एक तरीके से, लेकिन भाई वो लेकिन लास्ट में समझ गया था भाई, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट को साइड में नहीं किया तो तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए भाई वो मतलब कि वो पाकिस्तान की सेना को भाई साहब गालियाँ देने लग गया था और अलग मतलब क्या क्या बोलने लग गया था, और उस वजह से भाई पाकिस्तान की सेना ने क्या हाल कर रखा है, उसको आप जेल में डाल रखा है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है ये भी नहीं पता है, लेकिन भाई मतलब कि पाकिस्तान में जो ये
रिजीम चल रही है ना भाई, उसको मतलब कि भाई चेंज करना चाहिए अमेरिका और इसराइल को मिलकर भाई साहब, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी ही पूरी दुनिया के लिए सबसे सही चीज़ है। डेमोक्रेसी ही मतलब डेमोक्रेसी आएगी, नया नेता चुना जाता है, ऐसे ही चलता है पूरी दुनिया में, ठीक है भाई साहब। जनता अपना नेता चुने भाई साहब, चाहे जिसको भी चुने, जनता अपना नेता चुनती है, वही डेमोक्रेसी सही डेमोक्रेसी होती है दुनिया के लिए। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।